हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 29 सितंबर 2023 और दिन है फ्राइडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन डिपार्ट्स। जो इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन जी, इनके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। इनका जो है थर्सडे को यानी कल इनकी डेथ हो गई है, तो इसी वजह से इनका ये जो आर्टिकल दिया गया है। इनका पूरा नाम है मनकोम्बू सांबाशिवन स्वामीनाथन। ये पॉपुलरली जो है नोन थे, जाने जाते थे एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट थे उनके रूप में। यही हरित क्रांति के जनक हैं जिन्होंने अपने कंट्री में हरित क्रांति लाई थी। ये 98 एज के हो गए थे, इनकी एज 98 हो गई थी, तो कल इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने दो लोगों के साथ मिलकर, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, सी सुब्रमण्यम जी और जगजीवन राम, इन दोनों के साथ मिलकर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसमें सक्सेस पाई थी। जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो कि बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल को प्रोड्यूस करने में हेल्प की। नहीं तो पहले हम ये चावल और गेहूं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे बाहर की चीज़ों से या बाहर के कंट्रीज से। तो इनकी जो हरित क्रांति ये लाई, तो इसमें हमारे कंट्री ने बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हुई हमारी कंट्री की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो इनका स्पोक पर्सन फॉर द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो MSSRF था, उन्होंने बोला कि ये फ्यूनरल जो होगा वो सैटरडे को होगा और उनके जो भी मोर्टल्स हैं वो MSSRF में RF कैंपस है तारामणि में फ्राइडे को, जो भी वहाँ पर लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने आएंगे तो वहीं पर वो उनके मॉर्टल्स वगैरह रखे जाएंगे। और इनकी जो है 3 बेटियाँ भी हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनकी बेटियों के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक पहली बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, वो फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट है WHO की। और जो सेकंड बेटी है मधुरा स्वामीनाथन, तो ये है प्रोफेसर इकोनॉमिक एनालिसिस यूनिट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की, जो बेंगलुरु में है। और थर्ड है नित्या राव, जो कि डायरेक्टर NISD यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट अंग्लिया की है। और जो उनकी वाइफ है मीना स्वामीनाथन, हु वॉज डिस्टिंग्विश्ड चेयर जेंडर एंड डेवलपमेंट MSSRF, उनकी भी जो डेथ है वो 2022 में पहले ही हो चुकी थी। तो हम जान लेते हैं कि ये जो स्वामीनाथन जी हैं, इन्होंने ये हरित क्रांति लाई थे, जो कि हमारे हरित क्रांति जो हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रूव हुई है। तो हरित क्रांति है क्या, या S स्वामीनाथन ने कैसे योगदान दिया, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो S स्वामीनाथन जी का जन्म तमिलनाडु में 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम जो एक जगह है तमिलनाडु में वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इसके बाद इन्होंने जो है जन्म के जो इनका जो उद्देश्य था वो था कि सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना, और इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसे क्लियर भी किया। और लेकिन उसके बाद जो भी क्विट इंडिया मूवमेंट या बंगाल फैमिन जो 1942 से 43 में था, कि बंगाल में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, तो उस सब से ये इंस्पायर होके इनका जो इंटरेस्ट था वो एग्रीकल्चर के फील्ड में ज़्यादा था। तो उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज ज्वाइन कर लिया अपने इंटरेस्ट की वजह से। और इन्होंने जो एग्रीकल्चर जब पूरा किया, तो एग्रीकल्चर के बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है बड़े बड़े काम किए। उन्होंने बहुत से रोल प्ले किए अपनी पूरी लाइफ में, जैसे कि जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके ये चेयरमैन भी रहे थे 1981 से 85 के बीच में। और साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1984 से 19 में। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये जो होता है इसके प्रेसिडेंट रहे हैं ये 1989 से 1996 तक। और यहाँ तक कि उन्होंने जो ICAR एक होती है संस्था बॉडी, उसके डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। तो ICAR का फुल फॉर्म है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके ये डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। और जो S स्वामीनाथन है, इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने एक हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ को जो है इंट्रोड्यूस किया, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है उसे इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया, और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तो इस सब से क्या हुआ कि जो 1947 में हमारा वीट का प्रोडक्शन था केवल 6 मिलियन टन था, और जो 1964 से 1968 में ये प्रोडक्शन बढ़कर 17 मिलियन हो गया, लगभग 3 गुना।
ये प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो इंडिया में बहुत ही एक क्रांति लेकर आई, जिसने हमारी और जो बाकी के देश हैं उन पर इम्पोर्ट का जो सिस्टम था कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते थे, उसमें हमें बहुत ही कम कर दिया। अब हम खुद ही एक व्हीट और राइस के अच्छे प्रोड्यूसर बन चुके हैं। इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को एक पिक्चर दी जाती है, पिक्चर ऑफ द डे। तो ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे की वजह से ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो सफदरगंज की टॉम्ब है इस पिक्चर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये पिक्चर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जान लेते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को मनाया गया था। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 27 सितंबर को जो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है, उसके द्वारा ये 1970 से ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड टूरिज्म का भी, जो टूरिज्म है हर कंट्रीज़ में या किसी भी कंट्री का टूरिज्म, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हमारा जो वर्ल्ड टूरिज्म है, टूरिज्म से लगभग ये जो अपने इंडिया में 6 नंबर पर आता है, जिससे कि इकोनॉमी बढ़ती है। और इससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे से, लोग और कंट्रीज़ जो भी होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और इससे कई जो लोग हैं उन लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं, क्योंकि कई सारी वुमेन और कई सारे यूथ इसमें जो है जॉब्स अभी तक कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी जो वर्ल्ड टूरिज्म है या किसी अपनी कंट्री का टूरिज्म बढ़ाने के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे एक इनिशिएटिव था स्वदेश दर्शन स्कीम और आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये और भी इनिशिएटिव होंगे। तो ये मुझे कुछ माइंड में आ रहे थे वो हमने बता दिए। और इसके साथ साथ जो होयसाला टेम्पल्स जैसे हैं वो हाल ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी जो है ऐड किए गए थे। तो अपने इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। तो ये भी एक वर्ल्ड टूरिज्म डे या टूरिज्म का स्पॉट बन गया है जहाँ पर दूर दूर से लोग इन्हें देखने आएंगे। इस आर्टिकल को आप, आई होप अच्छे से आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्स टू 9.2 बिलियन ऑन ट्रेड गैप। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़कर 9.2 बिलियन हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जब हम किसी भी कंट्री से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो और एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो जाता है, मतलब हम लेते जा रहे हैं चीज़ें और बेच कम रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमें घाटा होने लगता है। क्योंकि जब हम खरीदेंगे बहुत ज़्यादा और बेचेंगे कुछ नहीं, तो हमारे जो करेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा वो वीक होती चली जाएगी। हमारे पास पैसा बहुत कम आएगा क्योंकि हम पूरा पैसा जो है इंपोर्ट करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे कंट्रीज़ से चीज़ें बाहर बहुत कम जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्रीज़ की ग्रोथ भी बहुत कम हो जाएगी। यही जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है, ये बस इतना ही है। तो ये जो है 9.2 बिलियन से हमारा ट्रेड गैप है ये बढ़ चुका है, डेफिसिट बढ़ गया, मतलब घाटा बढ़ गया है और भी ज़्यादा घाटा होने लगा है। तो इस आर्टिकल में बस यही एक टर्म थी जिसे समझना था। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एडिटोरियल दिया गया है, रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज़ किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसे हम समझते हैं ब्रीफ में कि ये आर्टिकल है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 में जो किडनी के जो पेशेंट्स थे वो लगभग 2 लाख थे और किडनी जो डोनर्स हैं वो लगभग केवल 75% थे, 7500 थे। ये मतलब पूरे ट्रांसप्लांटेशन का केवल, या पूरे जो बीमारी है उसके केवल 3.4% ऐसे लोग थे जो डोनर करने वाले थे, दान उन्हें देने वाले थे। और ये जो हुआ क्यों कम, तो ये क्योंकि ड्यू टू द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज़, माल न्यूरिशमेंट जिसे कुपोषण वगैरह कहते हैं, और पुअर सैनिटेशन की वजह से। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रोनिक जो किडनी डिसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें लोगों में देखने को मिलेंगी, जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है उसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये एक बहुत ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है कि बहुत ही ज़्यादा लोग देखते होंगे जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है किडनी में, तो उसका इलाज करवाओ या कहीं भी बार बार इलाज करवाना, बार बार दवा लेना, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें पैसा खर्च होता है। तो एक ही बार लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट किडनी का ट्रांसप्लांट करवा लो तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और पेशेंट जो है कन्वीनियंस रहेगा, सुविधाजनक रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और कॉस्ट तो एक बार जाएगी लेकिन बार बार तो नहीं जाएगी, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है।
हमारी कंट्री के अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर और भी सारे कंट्रीज़ हैं वो लगभग ये जो डोनेशन है वो 20% देते हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन हमारी कंट्री में ये जो डोनेशन वगैरह है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इतनी जो है इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो इसी वजह से ये हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। तो जो भी ट्रांसप्लांटेशन के वेज हैं, किडनी को कोई भी पेशेंट कैसे ले सकता है, तो उसके 4 मेन वेज बताए गए हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट इज़ टू गेट अ किडनी फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन। कोई भी बीमार पर्सन है उससे एक किडनी ले सकते हैं आप। तो दिस इज़ कॉन्स्टेंट ड्यू टू लैक ऑफ डोनेशन। ये हमें क्यों करना पड़ता है कि डोनेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो इसलिए हमें कोई भी डिसीज पर्सन या कोई भी बीमार पर्सन है तो या बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो वो हमें किडनी डोनेट कर सकता है। किसी की डेथ होने वाली है तो भी हम उसकी किडनी जो है ले सकते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो है किसी से भी हम रिक्वेस्ट करके, कोई भी हमारा रिलेटिव फ्रेंड है या कोई भी है तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी किडनी हमें दे दो। ये 2 टाइप हैं। तो आप बोलोगे कि 4 टाइप बताए हैं, तो 4 टाइप और हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि किडनी स्वैप और किडनी चेंज। ये 2 टाइप और आपको देखने को मिलेंगे। इन किडनी स्वैप में क्या होता है, जैसे एक ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि एक सुनीता है और ये जोया है। ये सुनीता का स्पाउस है, सुनीता का हस्बैंड है मान लो, और ये यहाँ पर भी जो जोया का हस्बैंड है, ये सुनीता, और यहाँ पर आपको ये जोया देखने को मिलेगी। ये उसका सुनीता का हस्बैंड है और ये जोया का हस्बैंड। तो ये क्या करेंगे, जो सुनीता की मान लो या सुनीता की किडनी मान लो ख़राब है, तो ये क्या करेगा, इसका हस्बैंड इसे किडनी डोनेट करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए कंपैटिबिलिटी भी तो चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए या और भी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सेम होना चाहिए तभी ये किडनी डोनेट कर पाएगा। वैसे ही जोया के केस में है कि जोया की अगर किडनी इन्फेक्टेड है या ख़राब है कुछ भी, तो उसका हस्बैंड भी या उसका स्पाउस जो भी है तो उसके किडनी तभी डोनेट कर पाएगा जब सारी जो कंपैटिबिलिटी है वो सेम होगी। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है कि सेम नहीं है, तो क्या होगा कि जो इसका हस्बैंड है, मान लो अगर जो सुनीता का हस्बैंड और जोया की जो किडनी मैच हो जाती है, कंपैटिबिलिटी मैच हो जाती है, तो ये इसे दे सकता है। वैसे ही जो जोया का हस्बैंड है वो सुनीता को अपनी किडनी दे सकता है। तो उसी को बोलते हैं कि ये किडनी स्वैप ये प्रोसेस होती है, तो इसे बोलते हैं किडनी स्वैप, कि एक दूसरे को स्वैपिंग जो हो जाती है, एक दूसरे को अपनी किडनी दे देना, तो उसे बोलते हैं किडनी स्वैप। और ये जो किडनी चेन है वो क्या होती है, तो किडनी चेन में ये होता है जैसे एक पर्सन ने अपनी किडनी मान लो किसी एक पर्सन को दे दी जो इन्फेक्टेड था, तो वो क्या होगा कि अगर जिसको किडनी दी उसकी जो वाइफ है या मान लो कोई भी रिलेटिव है रिलेशन में, तो वो किसी दूसरे को किडनी देगा। और वैसे ही जिसे किडनी दी उसका रिलेटिव होगा वो किसी दूसरे को किडनी देगा। तो ये चेन ऐसे हमें देखने को मिलेगी, तो ये चेन चलती रहेगी। तो इसी को बोलते हैं कि किडनी चेन जो प्रोसेस होती है। तो यही 4 प्रोसेस हैं जो कि किडनी डोनेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये जो किडनी की प्रोसेस हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है इस पर पाबंदियां भी लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किडनी स्वैप ट्रांसप्लांटेशन है आर लीगली अलाउड इन इंडिया विद ड्यू परमिशन। मतलब स्वैप ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें परमिशन लेनी होगी, लेकिन उससे भी पहले ये देखना ज़रूरी है कि जिससे हम किडनी ले रहे हैं वो नियर रिलेटिव्स होगा। तो उसी के लिए केवल ये किडनी जो स्नैप ट्रांसप्लांटेशन है उसी के लिए अलाउ है। और एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट है, मतलब नहीं कर सकते। तो वो केरला, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उन्होंने रिसेंटली ये अलाउ किया है कि नॉन नियर जो रिलेटिव हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कि मतलब अगर कोई आसपास का ऐसा डोनर मिल गया आपको कि किडनी ले सकते हैं, तो उससे आप नहीं ले सकते। अपने रिलेशन में कोई भी है तो उससे आप किडनी का स्वैप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि कोई भी अपनी मर्जी से अगर किडनी डोनेट करना चाहता है तो वही अपनी डोनेट कर सकता है, और कोई भी अगर अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता है तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ इलीगल टू डोनेट अ किडनी आउट ऑफ अल्ट्रुइज्म, मतलब अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर आप किडनी डोनेट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो प्रोसेस है वो जो किडनी चेन का प्रोसेस है वो ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके लिए कोई भी एक अल्ट्रुइज्म या कोई भी एक अपने मन से किडनी डोनेट करे तभी उसका जो फैमिली मेम्बर है दूसरे को किडनी डोनेट करेगा। तो उसके लिए जो अल्ट्रुइज्म होना चाहिए कोई कि अपने मन से किडनी डोनेट करना चाहता है।
बल्कि जो और कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं अल्ट्रुइज्म डोनेशन को अलाउ करते हैं। और इसके अलावा जो स्पेन और यूनाइटेड किंगडम है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे रजिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने स्वैप और चैन किडनी का स्वैपिंग होता है, ट्रांसप्लांटेशन, इसको अपने कंट्रीज़ में अलाउ कर रखा है। तो इस आर्टिकल को आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये आर्टिकल। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।